गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ए है जिन लोगों का, उनका शेक्सपियर का लिखा हुआ एक सोनेट है उनके सिलेबस में, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो एक सोनेट है बच्चों, आप जानते हो सोनेट 14 लाइन्स का होता है। पहले 8 लाइन को ऑक्टेव, बाद की 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। और जो शेक्सपियरियन राइम स्कीम, सोनेट्स का एक राइम स्कीम होता है, तो शेक्सपियर ने अपना खुद का राइम स्कीम डेवलप किया था और वो राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो यहाँ पे हमने ए बी सी डी ई एफ जी वाले राइम स्कीम के साथ जो सोनेट पढ़ने जा रहे हैं, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे शेक्सपियर ने पूरे विश्व को ड्रामा का एक स्टेज बताया है जिस पे बहुत सारे लोगों का एंट्री एंड एग्जिट होता रहता है निरंतर। और मनुष्य का जो जीवन है उसको उन्होंने 7 स्टेजेज में डिवाइड किया है। जैसे इस रंगमंच पर एक ही, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, मेल हो फीमेल हो, उनको इस वर्ल्ड स्टेज में बहुत सारे डिफरेंट रोल प्ले करने होते हैं। एक एक उम्र में उनकी एक एक तरह की भूमिका होती है। इस भूमिका को यहाँ पे किस तरह से उन्होंने बताया है, इसको हम लोग इस पोएम में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो उन्होंने कहा ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेरली प्लेयर्स। जितने भी विश्व के लड़के लड़कियां हैं, महिला पुरुष हैं, वे सभी इस स्टेज, वर्ल्ड के स्टेज के ऊपर के प्लेयर्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। दे हैव देयर एग्जिट एंड इंट्रांस। उनका जो जन्म होता है उसको इंट्रांस बोला गया है और मृत्यु को एग्जिट बोला गया है। यहाँ पे मेटाफोर है, तुलना की गई। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में डिफरेंट उम्र में डिफरेंट पार्ट्स, उसको रोल्स प्ले करने होते हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस एट फर्स्ट द इन्फेंट। सात स्टेज में एक लाइफ को डिवाइड किया उन्होंने। पहला स्टेज तो इन्फेंट है, जब कोई जन्म लेता है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सिस आर्म। तब उनको कुछ भी नहीं पता रहता है, वे नर्स के गोद में बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट की तरह रहते हैं। व्हेन द विनिंग स्कूल विथ हिज सैचे। तो उसके बाद उनका क्या होता है, स्कूल जाने की उम्र शुरू होती है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। बच्चे धीरे धीरे रेंग के चलना सीखते हैं जैसे स्नेल्स चलते हैं। अनविलिंगली टू स्कूल एंड देन द लवर शाइनिंग लाइक फर्नेस विथ अ वोफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो देन अ सोल्जर। तो 7 डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, उनमें कौन से स्टेज में वो इन्फेंट होते हैं, कौन से स्टेज में स्कूल गोइंग एज में उनका कैसा एक्टिविटी होता है, एडोलेसेंट पीरियड में उनको कैसे लविंग सेंस होता है, उसके बाद किस तरह से वो एक सैनिक के रूप में उभरते हैं, किस तरह से उनको सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड ब्रेथेड लाइक हिज बर्ड। और कैसे एक सोल्जर के रूप में आते हैं, किस तरह से उनको अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, वे ओथ्स लेते हैं। जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वेरल। तो जो यंग एज होता है, यूथ होता है, उसकी तुलना उन्होंने काफ़ी हॉट मेंटलिटी से किया है कि बच्चे उस समय क्या होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं। और सीकिंग द बबल रेपुटेशन। बबल क्या होता है बच्चों, जब पानी बरसता है तो बुलबुले होते हैं ना, वो बुलबुले तुरंत निकलते हैं और तुरंत फट जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो हमारी रेपुटेशंस होती है, हमारे जो कर्म होते हैं, हमारा जो ख्याति होता है, वो एक बबल के जैसा होता है, तुरंत ही बनता है और तुरंत फिर नष्ट भी हो जाता है। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है मनुष्य की, जिसमें उसको डिफरेंट रोल प्ले करके एग्जिट हो जाना पड़ता है। इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस। जब उनकी एडल्टहुड आती है तो क्या होता है, उनमें वो एक जज के रूप में हो जाते हैं। वे अच्छे बुरे को बड़े अच्छे ढंग से उसको एनालिसिस करने लग जाते हैं और गलत से कंप्रोमाइज़ नहीं करते या गलती बहुत कम करते हैं, बहुत सोच समझ के करने की उनकी एक्टिविटी हो जाती है। तो एडल्टहुड को काफ़ी मैच्योर्ड एज, सेंस ऑफ जस्टिस का डेवलप हो जाना सब दिखाया गया। full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. Sixth age shifts.
और उसके बाद वाला जो एज होता है उसमें उनको एक संत के साथ तुलना किया गया है, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून with a wall too wide for his shrunk shank and his big many voice turning again towards childish travel। और उसके बाद जो एक्सट्रीम ओल्ड एज होता है उसमें फिर वे चाइल्डिश हो जाते हैं, फिर बच्चों के जैसा उनकी हरकतें हो जाती हैं। तो पाइप्स एंड whistles in his sound last sense of all that ends this strange eventful history, the second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything। Here are some possible question answers। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे जो और भी आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों फिर से जा रहे हैं पढ़ने, व्हाट इज़ द सेंट्रल metaphor of the sonnet। So the central metaphor is that the world is a stage and the people are players who have different roles to play in different stages of their lives। ये सिमिली और मेटाफोर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, किसी चीज़ से किसी चीज़ को तुलना करना। तो जो वर्ल्ड है, पृथ्वी है और मनुष्य का जो जीवन है उसको एक ड्रामा के स्टेज के साथ तुलना की गई है, और मनुष्यों का जो लाइफ है उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिफरेंट रोल्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑन अ स्टेज, यानी जब एक ड्रामा होती है उसके स्टेज पे डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, उस तरह से ज़िंदगी की तुलना की गई है। तो ये सबसे मेन सेंट्रल मेटाफोर ऑफ द पोएम है, सोनेट है। व्हाट आर द 7 एजेस ऑफ मैन डिस्क्राइब्ड इन द सोनेट। 7 मनुष्य के जीवन के 7 स्टेज को बताया गया है। वो 7 एजेस कौन कौन से? पहला है इन्फेंसी, यानी जब बच्चा जन्म लेता है। चाइल्डहुड, उसके बाद वाला एज को जब वो स्कूल जाता है। एडोलेसेंस, जब उसमें लविंग सेंस आती है, जब उसका हार्मोनल डेवलपमेंट होता है। अडल्टहुड, जब वो एक सोल्जर होता है, बहादुर होता है, अपने यूथ के टाइम में जो फाइट करता है हर सिचुएशन से, अपने सर्वाइवल के लिए हर तरफ से उसको फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ जो रखनी पड़ती है, उसको एडल्टहुड को सोल्जर से तुलना की गई। मिडिल एज को जस्टिस, जब वो मैच्योर्ड हो जाता है, एडल्टहुड आ जाती है, तब उसमें क्या होता है, सेंस ऑफ जस्टिस डेवलप होता है, तब गलत चीज़ करने से पहले वो डरता है। ओल्ड एज को पैंटालून से तुलना किया गया है। एंड एक्सट्रीम ओल्ड एज को चाइल्डिश एक्टिविटीज़, जो छोटे छोटे बच्चे जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके साथ फिर इसको दिखाया गया है। तो बच्चों नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द सोनेट। सोनेट का टोन क्या है? द टोन इज contemplative, reflective and slightly melancholic with a sense of resignation and acceptance। तो यहाँ जो टोन है मतलब कविता में क्या झलकता है, तो इसमें क्या कॉन्टेम्पलेटिव, रिफ्लेक्टिव एंड स्लाइटली मेलनकॉलिक, यानी थोड़ा दुखद, क्योंकि बहुत जल्द ये जीवन जो होता है ना बहुत क्षणभंगुर है, तुरंत आदमी को अपना रोल प्ले करके वापस जाना पड़ता है। तो एक सेंस ऑफ मेलनकॉली यानी थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा खेद का भी यहाँ पे टोन रिफ्लेक्ट होता है। और एक्सेप्टेंस तो है ही, रिजाइग्नेशन है, एक्सेप्टेंस, सेंस ऑफ रिजाइग्नेशन, जैसे जैसे उम्र होती है त्याग, एक एक चीज़ को छोड़ना ही पड़ता है चाहे विलिंगली या अनविलिंगली, और एक्सेप्टेंस का आ जाता है, ये स्वीकार मनुष्य करने लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी जो है मैंने जी ली और जो बाकी की ज़िंदगी है मुझको ऐसे। तो ये सब थोड़ा सा दुख वाला, तकलीफ वाला थोड़ा यहाँ पे टोन झलकता है। व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस शेक्सपियर यूज़ इन द सोनेट। कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस उन्होंने यूज़ किया है? शेक्सपियर यूजेज अ रेंज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस इंक्लूडिंग मेटाफोर, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया, तुलना किया गया है। एल्यूजन, द आइडिया ऑफ द 7 एजेस ऑफ मैन, इसको क्या कहा गया है? इमेजरी, विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच एज, जो उन्होंने एक एक चीज़ों से तुलना किया है वो सब देखे। पर्सोनिफिकेशन होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंग में ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ को दिखाना। तो गिविंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ क्या क्या, जैसे जो एडल्टहुड को और ये सब ये ओल्ड एज को जो दिखाया गया है वो पर्सोनिफाइड किया गया है। आयरोनी थोड़ा सा इसमें है, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द आइडियलाइज्ड रोल्स एंड द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ,
इसको काफ़ी आयरोनिक है, ये आयरोनिक है इन दैट सेंस कि इसमें हम लोगों को जो हम लोगों की लालच होती है, जो हम लोग का एस्पिरेशन होता है, जो हम लोगों का दिखावा होता है, वो कितना बेसलेस है, इस चीज़ को यहाँ के आयरोनिकल रूप में इसको दिखाया गया है। तो बच्चों ये हुआ आपका पोएम। मुझे लग रहा है जैसे आपको इसका सेंट्रल थीम, इसका टेक्निकल साइड्स एंड मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी असुविधा हो तो आप डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। थैंक यू।